धरती के भगवान खतरे में, डॉक्टर्स अंडर थ्रेट का जो एपिसोड 2 ओपीजी हम बात करने जा रहे हैं। चूँकि मुद्दा बहुत गंभीर है और इसके बारे में आज हम एक नए पहलू पे जिक्र करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये डॉक्टर्स हैं, हरियाणा के डॉक्टर्स हैं, ख़ास करके अब इतनी मेहनत करके 30, 35, 40 साल तक ये सेट होते हैं, तो उसके बाद इनका जीवन में क्या बदलाव आता है? क्योंकि उनको थ्रेट मिल रही है, जैसे हमने पार्ट 1 में बात की, पॉडकास्ट पार्ट 1। तो क्या इनके जीवन में बदलाव आ गया है? सत्सिंग भाई, एक जो मेडिकल का स्टूडेंट है ना, वो जीवन तो जीता ही नहीं अपने विद्यार्थी जीवन में। कोचिंग, पढ़ाई, रात को जो उनके हॉस्टल या पीजी होते हैं, आप उनमें देखोगे उनके ना रूम जो होता है उसको अस्त व्यस्त मिलेगा। आप किसी भी डॉक्टर के रूम में जाके देखोगे ना, तो उनके कपड़े ऐसे पड़े मिलेंगे या उनकी बुक्स ऐसे मिलेंगी आपको। उनको सर्दी में रज़ाई है तो रज़ाई भी मतलब फोल्ड नहीं करे। तो उनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए ना, इसका मतलब तो ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो। नहीं, वो पढ़ाई का जो माइंड पे जो प्रेशर है ना पढ़ाई का, हाँ हाँ, वो बहुत ज़्यादा है। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने 12वीं में पीएमटी की तैयारी की थी। मेरी भी 10वीं के बाद मैंने जो स्ट्रीम ली वो मेडिकल साइड ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसमें जूलॉजी और बॉटनी ये पढ़ी थी। तो मुझे पता है कि जो हमारे बच्चे पीएमटी की तैयारी करते थे, मैं भी करता था, पर शायद एग्ज़ाम भी दिया था 99 में, साल 1999 में, लेकिन नंबर नहीं पड़ा। लेकिन जिनका नंबर पड़ा उनका कमरे का हाल यही था। नहीं, मैं कह रहा हूँ जय, अगर आप आज डॉक्टर होते ना तो आपके हाथ में कलम नहीं होती, आपके हाथ में या तो पिस्टल होती या रिवॉल्वर होती। पर क्या करें, अगर सफल होते तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सक्सेस डॉक्टर होते आज, और आपके पास पेशेंट्स की लाइन, लंबी लाइन होती, तो आपके हाथ में हथियार होता या हथियार बंद आपके तो सुरक्षा में, यानी कि कुछ लोग होते। जिसके क्लिनिक के बाहर जितनी लंबी लाइन उतनी लंबी बंदूक की दुनाली रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज हरियाणा का माहौल ऐसा हो चुका है कि जितने भी गैंगस्टर हैं वो पहले तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, व्यापारियों को निशाना बनाते थे, उनसे पैसा मांगते थे, धमकी देते थे। लेकिन अब उनके निशाने पे है ना केवल और केवल डॉक्टर्स है। हाँ, ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है समाज में, क्योंकि अपना तो प्रोफेशन इस तरह से होगा कि हर वर्ग के लोगों से मुलाकात होती है। तो जो आपने कहा हथियार, ये तो कई बार होता है कि हम किसी बात को बताने के लिए कहते हैं। क्या सच्ची में कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया या जो हथियार रखते हैं? हमने तो एक डॉक्टर के हाथ में है ना बीपी, शुगर और स्टेथोस्कोप, इस तरीके के यंत्र तो हमने देखे हैं। वो टॉर्च रखते हैं, टॉर्च है, वो जीभ चेक करने के लिए जी। वो करते हैं। और अब आप देखोगे ना 80% जो डॉक्टर है जिनके अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उनके या तो खुद के हथियार हैं या उनके हथियारबंद रिश्तेदार, भाई, कोई प्राइवेट उनकी सिक्योरिटी कोई ज़ाब्ता कर रखा अपना। और मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे कई अच्छे डॉक्टर दोस्त भी हैं, पहचान के भी है, उन्होंने अपने खुद के लाइसेंस बनवा रखे, आर्म्स लाइसेंस। अच्छा, मतलब हथियार ले रखा है उन्होंने। मतलब अब वो भी डूंगे पे पिस्टल टांगे चलते हैं? डूंगे पे तो नहीं टांगते वो, क्योंकि वो एक उनका पद भी है, गरिमा भी है एक उनके प्रोफेशन तो की। पिस्टल कहीं तो टांगते होंगे। लेकिन ओपीडी में बैठते तो उनकी दराज में है ना जो, उसमें पक्का, मतलब दराज खोलते हैं, दवाई नहीं होती उसमें असला होता है। इसका मतलब उनको खतरा जो पेशेंट उनके पास दिखाना है उनसे भी है कि क्या पता कोई पेशेंट बन के आ जाए। देखो, उनको तो खतरा चारों तरफ से है ना। वो तो जो भी उनके पास आ रहा है ना, अब उसमें यूँ तो किसी के आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता है कि ये आदमी पेशेंट है, ये आदमी क्रिमिनल नहीं होगा। हाँ, वो हिस्ट्री देख के तो, मेडिकल हिस्ट्री देख के तो पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, लेकिन फेस देख के रीडिंग तो नहीं कर सकते ना। क्रिमिनल हिस्ट्री देख के, और डॉक्टर को तो इलाज क्रिमिनल का भी करना पड़ता है। जी, और एक दो डॉक्टर तो ऐसे हैं जिसके मैं बताऊं आपको, हथियार भी वो विदेशी ले रखे हैं। अच्छा, जर्मन मेड या जो भी है, पता नहीं वो कौन सा मेड है, लेकिन वो बताते हैं कई लाखों रुपए का एक
पिस्टल या जो रिवॉल्वर लेकिन आती है। ओपी भाई हथियार महंगा ले लिया, लेकिन उनको ट्रेनिंग है ऐसी कि वो टाइम पे चला देखो देंगे। ना, तो उनको पास ट्रेनिंग है, ये तो एक साइकोलॉजिकल है, एक मानसिक संतुष्टि कह सकते हैं कि भाई हाँ उनके पास असला है कि अगर कोई ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरे पास असला है। बस ये केवल साइकोलॉजिकल है, ना तो उनको ट्रेनिंग है और ना वो इन चीज़ों के अभ्यस्त है। मुझे तो इसलिए याद है कि पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें टीनेजर्स बच्चे भी किसी ऐसे व्यापारी प्रतिष्ठान के सामने धाएं 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 करके करे, और जिस ऑडेसिटी से मतलब जिस तरीके से उन्होंने फायर किया दबंगई से, और एक देखो मारने के लिए तो एक गोली काफ़ी है, दो काफ़ी है, लेकिन वो ये दहक बिठाने के लिए, टेरर बिठाने के लिए 15-20 फायर करते हैं। देखो जो क्रिमिनलों का एक जो ट्रेंड चला हुआ ना, वो मारने के लिए नहीं है, वो दहशत बैठाने के लिए है। खौफ बैठेगा, नाम चमकेगा, तो उनके नाम से डर के मारे पैसे किसी को मांगेंगे तो मिल जाएंगे। ऐसा गुहाना में पीछे हुआ, गुहाना में हुआ, एक सापला में हुआ, व्यापारी के साथ ऐसा हुआ, प्रतिष्ठित व्यापारी भी है। वो तो मुद्दा में भी हुआ, वो तो चुनावी मुद्दा भी बना, चुनावी मुद्दा ही बना। और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गए उसके पास, कौन नहीं गया, जो भी पॉलिटिक्स में सभी तो ये उसको कैश किया। ये तो हुई एक व्यापारी की बात है, लेकिन डॉक्टर्स के भी कई अस्पतालों के बाहर 2-3 सालों में इस तरीके की फायरिंग की चीज़ें हो चुकी है, वारदातें हो चुकी है। तो मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है? वो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं। इनका क्या है कि आजकल जो हम भी पुलिस के जो साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट्स जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका एक तो व्हाट्सएप कॉलिंग आती है। अच्छा, व्हाट्सएप कॉलिंग। और व्हाट्सएप कॉलिंग भी जो है ना, वो किसी विदेशी नंबर से आती है। जैसे कई बार फ़ोन पे प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता है, उस पर नंबर तो होता है नहीं, बस प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता है, वो का कॉल आती है, वैसे नहीं सिंपल कॉल नहीं। कई बार तो ऐसी कॉल होती है कि आप उस पर कॉल बैक करो तो वो मिलती ही नहीं है। हाँ, वो प्राइवेट नंबर होता है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा, जो मैक्सिमम जो ये धमकी वाली जो कॉल है वो व्हाट्सएप कॉलिंग होती है। अच्छा, कॉलिंग होती है, कोई व्हाट्सएप मैसेज भी आता है कई बार। व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, अगर कॉल रिसीव नहीं हो पाती तो फिर मैसेज भी आता है, और जितने भी मैसेज आएंगे, एक मैसेज आया उसके बाद जो दूसरा मैसेज आएगा वो और ज़्यादा, उसमें धमकी ज़्यादा लिखी मिलेगी कि आप समझ नहीं पाए, आप इसको हल्के में ले रहे हैं, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बताओ कि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होता है, जो इतने सीनियर डॉक्टर होते हैं, पॉपुलर डॉक्टर होते हैं, वो अपना प्राइवेट नंबर रखते हैं, यानी कि वो जो उनका नंबर होता है वो उनके बहुत ही नज़दीकी लोगों के पास होता है। उस नंबर पे भी कॉलिंग आती है, क्योंकि डॉक्टर तो वही फ़ोन उठाता है। सत सिंह भाई, क्या है, वो जो क्रिमिनल लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो बेशक पढ़े लिखे नहीं है, वो कॉलेज में एजुकेशन, स्कूल कॉलेज की एजुकेशन उनके पास नहीं है, लेकिन वो इस तरीके की वारदातों को लेके या इस तरीके के मामलों में वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो पहले रेकी करवाते हैं। है तो वो यहीं आसपास के ही तो लोग हैं वो। हाँ, कम से कम वो यहाँ की भाषा भी समझते होंगे, यहाँ के वो ये तौर भी देख तरीके लेते हैं कि किस बंदे के पास ज़्यादा पैसा हो सकता है, कौन पैसा जल्दी दे सकता है, वो पहले रेकी करवाते हैं। अब वो रेकी करने वाले कौन है, वो हो सकता है कि डॉक्टर के पास बैठ के ही चले गए हों इलाज के करवाने के बहाने, या किसी तीमारदार अटेंडेंट के बहाने से आए हों। तो ऐसे में वही तो मैं कह रहा हूँ, आइडेंटिफाई नहीं हो सकते वो लोग। अच्छा, वो लोग यहाँ लोकल हैं, तो क्या फ़ोन करते वक्त क्या वो यहाँ हरियाणा से या इंडिया से ही कॉल करते हैं, या कॉल बाहर से आती है? एक्चुअली क्या है कि ये नंबर तो बाहर से, आप एक बार कोई ऑपरेटिव नंबर बाहर से हो गया तो वो आप यहाँ रोहतक में बैठ के भी कोई कॉल करेंगे तो वो भी उसमें वो इंटरनेट के माध्यम से जो नंबर है वो आपको वहीं का दिखाएगा। तो हमारे पास इतनी अच्छी साइबर की टीम है और पुलिस जागरूकता भी करते रहती है, तो वो ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज तक तो शायद कोई ट्रैक हुआ हो। नहीं, होते हैं, ऐसा नहीं है। कई जो किसी पॉलिटिशियन को मैंने देखा है, 1-2 पॉलिटिशियन को धमकी मिली है, वो तुरंत पकड़े गए हैं।
वो भी ऐसे ही विदेशी तो- नंबर से, उनसे भी ऐसे तो- पैसे मांगे गए थे, ऐसा ही तो कुछ किया था। जान तो चाहे डॉक्टर की हो, चाहे आम आदमी की हो, चाहे पॉलिटिशियन की, जान तो सभी की कीमती है। तो पॉलिटिशियन वाले तो ट्रैक हो गए। लेकिन पुलिस इसमें क्या है ना, पुलिस का इसमें दोहरा रवैया है। पुलिस किसी डॉक्टर को ये कहती है कि आपके पास कोई घटना हुई तो नहीं ना, ये तो वैसे ही आपको डरा रहे हैं, आप ऐसा क्यों। तो मतलब क्या पुलिस ये कहना चाहती है पहले घटना हो जाए फिर हम कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास उनके यही एक्सक्यूज होता है। हाँ, सिक्योरिटी जब जो कोई मांगता है, जैसे इस तरीके की कोई घटना आई, कोई कॉल आई धमकी वाला, कोई मैसेज आया, तो उसको हफ्ता 10 दिन सिक्योरिटी दे देते हैं। लेकिन सिक्योरिटी देने 10 दिन के बाद फिर वो सिक्योरिटी हटवा दी जाती है। अच्छा, जो एग्जैक्ट धमकी आती है वो क्या आती है? डॉक्टर को जान से मारने की धमकी आती है, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएं या उसके प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाएं, क्या धमकी आती है? जो अमूमन जो धमकियाँ मिलती है ना, उसमें यही आता है कि भाई आप 50 लाख रुपए का जुगाड़ कर लो। एक्स अमाउंट जो भी हो, 50? 50 तो मिनिमम है। अच्छा, शुरुआत ही 50 ही होती है। शुरुआत ही 50 से होती है, और जैसे आपने बताया ये फिर यहाँ के सीआर में चली जाती है। बेरोजगार, ज्यादातर तो बेरोजगार ही होंगे, तो उनको कोई पहले लाख में आती उनको है, कोई फिर 5,000 की नौकरी ना दे, सीधा 50 लाख से शुरू करते हैं मांगना। 50 लाख से पहले तो कोई किसी के पास कॉल आई ही नहीं पीछे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनको धमकी दी जाती है उसमें यही कहा जाता है कि 50 लाख पहुंचवा दे, कहाँ पहुंचाने हैं वो हम आपको बता देंगे, अगर आपने इस धमकी को हल्के में लिया तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वो कहते हैं कि भाई आप और आपका परिवार। तो सिक्योरिटी सिर्फ डॉक्टर को मिलते होंगे ना क्लिनिक पे जब वो बैठते होंगे? नहीं, सिक्योरिटी तो पूरी फैमिली को ही दी जाती है। अगर वो तो फिर रिक्वायरमेंट देखते हैं ना, कि वो कहता है कि भाई किसका है, कैसा प्रोफाइल है, बच्चे, फैमिली, तो सब चीज़ें। परिवार के बाद जीना दूभर हो गया और डॉक्टर का तो हो ही गया। सामाजिक जीवन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। क्या प्रभाव पड़ते हैं डॉक्टर को अगर ऐसी धमकी आ जाती है, पुलिस कवर मिल जाता है, तो क्या उनके जीवन पे? वो ये लगाइए कि एक आप जैसे कहते हैं ना कि वो नज़रबंद है, आप हाउस अरेस्ट पुलिस जैसे किसी बंदे को करती है, तो वो हाउस अरेस्ट हो जाता है। वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से परिवार के साथ किसी सोशल प्रोग्राम में नहीं जा सकता, मूवी नहीं देख सकता, आप कहीं जिम नहीं जा सकते, आप किसी बाज़ार में मार्केट में शॉपिंग नहीं कर सकते। तो इससे ज़्यादा आप क्या बंदिश होगी अपने गांव में, अपने देश में, अपने कस्बे में, अपने शहर में? इससे ज़्यादा क्या एक सामाजिक डॉक्टर्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखो, उनका ये मानना है कि ये जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं ना, और वहाँ मरीजों की लाइन लगी हुई है, लाखों रुपये का इलाज का एक उसका बिल बनता है, लेकिन तो उनको ये लगता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ये जो इतना ताम झाम इन्होंने जो लगा रखा है, जो इतनी सुविधाएं जो दे रखी है, इतनी बिल्डिंग बना रखी है, महंगे महंगे मशीनें जो उसमें टेस्ट के लिए आ रखी है, वो आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता कि कोई कैश ये सारी मशीनें सब लेके आता है। वो सारा लोन होता है अपनी ज़मीन पे, अपने प्रोफेशन पे। लेकिन ओपी भाई, ये भी पे। तो सच है ना कि जो इलाज है प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर घर में एक कमाने वाला है तो वो इलाज तो करवा ही नहीं सकता। सरकारी संस्थानों में रश इतना है और ट्रीटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप चूज़ नहीं कर सकते कि मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। अगर ज़रूरत है हेल्थ को तो आपको इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। आप देखोगे महंगा नहीं हो गया इलाज? जितने भी इलाज महंगा तो हुआ है, लेकिन सरकार ने उतनी योजनाएं भी तो लागू की है ना। आयुष्मान भारत है, जितने भी एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, उनको पैनल पे ले रखा है सारे। मोस्टली 80-90% हॉस्पिटल जो ना पैनल पे है, स्टेट गवर्नमेंट के भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। अगर कोई कर्मचारी के परिवार का कोई बंदा अगर किसी बीमारी में या कोई अस्पताल में जाना पड़ा, तो उनको उस पैनल के आधार पे इलाज का पैसा नहीं, मिल जाता है। सरकारी एम्प्लॉयज़ का मैं समझ गया, पत्रकारों का भी सरकार ने अनाउंस किया है, उनका भी समझ गया, लेकिन आम आदमी को जो आयुष्मान भारत किया, लेकिन उसमें बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही मतलब सस्ते ये कह सकते हैं। देखो, इलाज तो है उसमें, लेकिन उसमें इलाज क्या है कि जैसे इलाज की क्वालिटी भी सही है, लेकिन क्या है, आयुष्मान में एक लोचा है।
लोचा क्या है कि बीमारियों के उससे ना उनका वो बना रखा है, एक क्राइटेरिया तय कर रखा है। जैसे हार्ट पेशेंट है, किसी को स्टेंट डालना है तो वो आयुष्मान में इजीली हो जाता है। उसकी लेकिन कोई लिमिट है शायद कि 30 बेड का या 50 बेड का जो हॉस्पिटल है खैर वो तो जो पैनल पे चूज कर होते हैं सकते हैं। नहीं आयुष्मान में वो तो नहीं, उनके लेकिन पास बड़े बड़े facility होती है। हॉस्पिटल हैं। मैं रोहतक के एक बड़े हॉस्पिटल को जानता हूं जो शायद सबसे बड़ा उनमें से एक है, और उन्होंने आयुष्मान के लिए मना कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट के नियम भी कहते हैं कि 50 बेड या 30 बेड से ज़्यादा अगर आपका हॉस्पिटल है तो आप आयुष्मान नहीं रखना चाहते तो मत लो। लेकिन छोटे हॉस्पिटलों की एक समस्या है, हालांकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको जिक्र करके मैं वापस इशू पे आऊँगा। छोटे हॉस्पिटलों को खर्चे भी निकालने होते हैं, सैलरीज भी निकालनी होती है उनको। तो आयुष्मान भारत में जो सरकार एक मुश्त देखो, पैसा देती है उससे उनको अस्पताल के खर्चे भी तो निकालने होते हैं। सत्सिंह भाई, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, बगैर सरकारी पैनल पे आए अपना खर्चा निकाल ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन अगर छोटा हॉस्पिटल, ये छोटे हॉस्पिटल की, बड़े हॉस्पिटल तो निकाले। स्पेशलिटी जो है किसी डिजीज नहीं, मैं की, तो आयुष्मान उसके की बात कर रहा हूँ। बाकी तो उनके पास जैसे सरकारी एम्प्लॉयज़ का है उनके तो पूरे पैसे मिलते हैं। आयुष्मान भारत में लिमिट कर रखा है कि खर्चा कितना ही हो आपको पैसे इतने ही मिलेंगे। खैर हम मेन टॉपिक पे लेकिन आते हैं। आयुष्मान में भी एक बात है ना कि जैसे वो स्पेशल डिजीज के लिए आयुष्मान के लिए एक हॉस्पिटल जो है, जैसे सपोज करो कि मैं आप हार्ट स्पेशलिस्ट है तो आप हार्ट का ही आयुष्मान का में इलाज कर सकते हैं, आप किसी दूसरी बीमारी का नहीं सर करोगे। क्या है कि हार्ट को लेकर भी सैकड़ों बीमारियां हैं। अब पेशेंट सब कोई की तो बीमारी नहीं होने वाली है। तो इसमें सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए क्या कर रखा है कि ऐसी दवाई जो बहुत कॉमन सी हैं उनको इंक्लूड कर रखा है, जिनका इलाज भी सस्ता है। कहने को आयुष्मान कवर है, लेकिन जो जब जरूरत पड़ती है तब पता करेंगे। इसमें जो आयुष्मान जो योजना है इसकी सही जो डिटेल है ना, ये सही जानकारी है कि हम किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को ये आपके पॉडकास्ट पे लेके हम आएंगे। सरकारी किसी अधिकारी को भी बुला सकते हैं। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स के लिए चैलेंजेस हैं। एक तो इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर लिया, खर्चे रेगुलर हैं, हर महीने या डेली जो भी एक्सपेंस वो करने पड़ेंगे, उसके बाद पेशेंट आए या ना आए। दूसरा, उसने जो 30-35-40 साल लगा करके अपने जीवन का जो एक खड़ा किया है उसको भी उसको कैपिटलाइज करना है। लेकिन एक तीसरी उसके सामने चैलेंज शुरू हो गया है, गैंगस्टर्स उसको फ़ोन करके पैसे मांग रहे हैं। गैंगस्टर, देखो ये मैंने आपको बताया, वो साइकोलॉजिकल तो बिल्कुल उसका सिस्टम जो है, फैमिली का लगा लो, आपका व्यक्तिगत लगा लो। व्यक्तिगत तो आदमी कोई जा ही नहीं सकता, उसकी अपनी निजी जीवन तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाता है। एक धमकी से एक डॉक्टर का निजी जीवन बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है सत्सिंह भाई। तो डॉक्टर कहीं जा नहीं सकता, दोस्तों के साथ बैठ नहीं सकता, दोस्त उसको बिठाने से भी मतलब मना कर देते हैं क्योंकि यार इसके साथ तो सुरक्षा के लोग, इसके चक्करों में इसके लोग भी आने लग गए। वो तो उनकी जो अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी निजता का हनन भी तो होता है ना। अगर पुलिस बड़ा अधिकारी आएगा, खुद ही अवॉइड करने लग जाते हैं, आउटसाइडर आएंगे, हाँ तो साइकोलॉजिकल भी तो डॉक्टर को खुद एक तरह से अपना खुद का इलाज भी शुरू करना पड़ता है। और जो पैरामेडिकल जो स्टाफ रखते हैं, उस पैरामेडिकल स्टाफ में अब वो पुलिस के वो सिक्योरिटी के लोग भी अब रखने पड़े, तो यो भी एक नहीं। लेकिन आप ये देखिए, अगर किसी हॉस्पिटल के बाहर, क्लिनिक के बाहर अगर जरूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी होगी तो पेशेंट्स को भी इस बात का प्रभाव पड़ेगा। पेशेंट भी घुसने से 100 बार सोचेगा, क्योंकि इतने जो एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या खतरा है, शायद तो इलाज ही तो करवाना, कहीं और करवा लेंगे। तो देखो सिक्योरिटी का मामला तो बहुत एक, ये जो डॉक्टर्स को जो निशाने पे लिया जा रहा है ना, धमकी की जो कॉल दी जा रही है, पैसा लिया मांगा जा रहा है, यो एक सोसाइटी के लिए या इस प्रोफेशन के लोगों के लिए तो मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा एक, मैं कह रहा हूँ इसके लिए तो सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने बहुत सख्ताई से पेश आना चाहिए उन लोगों। क्या कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो इससे परेशान होकर के जिन्होंने प्रोफेशन छोड़ना या विदेश में जाना भी? हाँ, मेरे एक नॉन है डॉक्टर, वो उन्होंने बताया कि कुछ अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ के और अपने भाई के, अपने कज़न के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना अलग से कोई प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया है, मेडिकल लाइन ही छोड़ दी उन्होंने। अच्छा।
सिर्फ इस डर से कि केवल इस डर से कि उनको धमकी मिली, पैसा मांगे, उन्होंने सोचा यार बोले ये इससे अच्छा तो और ही काम कर लेंगे, कम से कम लाइमलाइट में तो नहीं आएंगे, अपनी ज़िंदगी को जोखिम में तो नहीं डालेंगे, छुप के रहेंगे, किसी को पता नहीं चल पाएगा। कुछ विदेश भी शिफ्ट हो गए हैं शायद। विदेश भी कई लोगों ने, कई तो शिफ्ट हो गए हैं और कई लोग ये कह रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि भाई अगर यही परिस्थितियाँ रही, यही सिचुएशन रही तो हम लोग भी यहाँ से पलायन कर जाएंगे, हम कहीं दूसरे देश में बैठ के अपना, जब हमने मेडिकल उसमें लाइन में ही रहना है, हमने लोगों का इलाज ही करना है, तो हम विदेश में बैठ के कर लेंगे। यानी कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं है डॉक्टर्स के लिए, या फलने फूलने के लिए जगह सही नहीं है। तो हाँ, तो पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं। और ये ग्राउंड रिपोर्ट है? बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो हम ज़रूर किसी ना किसी अपने अगले एपिसोड में किसी ऐसे डॉक्टर से भी संपर्क साधेंगे जो खुद डॉक्टर हो, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो और डॉक्टरों की पीड़ा भी समझता हो और वो हमें ऑन रिकॉर्ड बता सके ये सारी बातें। मैं तो सत्सिंह भाई ये कह रहा हूँ कि आप किसी मेडिकल लाइन के एसोसिएशन के बंदे के साथ साथ आप सबसे पहले इसके साथ हमने पुलिस के किसी एक्सपर्ट बंदे को भी बुलाइए, किसी बड़े जिम्मेदार ऑफिसर को भी बुलाइए। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुलिस के साथ एक चैलेंज ये है कि पुलिस चीज़ों को नकारती है। हमारे संपर्क रहेगा, जब हमारे पॉडकास्ट पब्लिक में जाएगा और उसको पुलिस भी सुनेगी, अधिकारी भी सुनेंगे, क्योंकि ये उनसे संबंधित मामला है और वो हमसे संपर्क साधेंगे कि पुलिस हमारा वर्जन भी साथ आना चाहिए, तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम देम एंड टू मेक देम आवर गेस्ट, और वो बताएं कि पुलिस इसमें क्या कर रही है, ताकि डॉक्टर कम्युनिटी, बाकी जो उनके परिवार हैं। मुझे तो किसी एक डॉक्टर ने बताया था कि अकेले रोहतक में 10 से 15 लोगों को धमकियां मिल चुकी है। जी, तो इसका मतलब तो बहुत कॉमन है। आप हरियाणा के 22-23 ज़िलों की बात करोगे तो 5 एवरेज 5 की भी ज़िले में मान के चले तो आपकी संख्या देखो कितनी हो जाती है। तो बहुत व्यापक हो गया है। तो इस बात का जवाब तो सरकार को भी देना बनता है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों, तो उनको भी इस बारे में खुलकर सामने आना चाहिए, कम से कम ये डर दूर करना चाहिए और पब्लिक के दिमाग में भी होना चाहिए, क्योंकि यही वो डॉक्टर हैं जो हमारा इलाज करते हैं, परिवार का इलाज करते हैं। हमारे ही तो शायद कोई भी महामारी आती है, फ्रंट वॉरियर तो हमारे डॉक्टर्स ही होते हैं। तो इस बारे में भी उनका देखो योगदान कितना बड़ा था। जी बिल्कुल। तो आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट का पार्ट 2 था, ये हम यहीं समाप्त करते हैं। उपी भाई, आपने समय दिया और इस पे चर्चा, बड़े गहन मुद्दे पर चर्चा हुई, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी थैंक यू, धन्यवाद।